हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान लेक्चर नंबर 34 के बारे में, और जिसमें हम देखने वाले हैं औरंगजेब और मराठों का उत्कर्ष कंप्लीट इतिहास के बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो औरंगजेब से आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने शाहजहाँ को देखा था। तो शाहजहाँ का एक पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में क्या किया था कि अपने ही पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया। और उसके बाद शाहजहाँ की 1666 ईस्वी में उसी कैद में मृत्यु हो जाती है। तो 1658 ईस्वी में जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाया तभी से इसका शासन रहा। तो 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। अब याद रखिएगा कि औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो 1618 ईस्वी में हुआ था, और किस स्थान पर हुआ इसको आपको जरूर याद रखना है। दोहाद, जिसको अब गुजरात बोला जाता है। तो पहले दोहाद बोला जाता था, तो उसी जगह पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब का जो निकाह हुआ था वो हुआ था दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम कौन थी? औरंगजेब की पत्नी थी। और औरंगजेब कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था, जिसने अपने ही पिता शाहजहाँ को कैद में डाल दिया था। अब आपको क्या याद रखना है कि औरंगजेब की एक उपाधि थी जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलगीर। तो ये जो उपाधि है ये आपको याद रखनी है, अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर और औरंगजेब बहादुर आलगीर, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो वो कौन सा समय था? तो जिस समय पर इसने अपने पिता को बंदी बनाया उसके बाद ये 1658 में ही गद्दी पर बैठ गया था। तो जिस समय गद्दी पर बैठा वो समय था 1658 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 1618 में। कहाँ पर? दोहाद यानी गुजरात में। और इनकी जो बेगम थी वो कौन थी? दिलरास बानो बेगम। इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था देवराई का युद्ध। तो देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद जो औरंगजेब ने अपनी राजधानी यानी कि दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि देवराई का युद्ध किसने जीता? तो देवराई का युद्ध जीता था औरंगजेब ने, और उसी के बाद शाहजहां महल में दोबारा से राज्याभिषेक अपना उसने करवाया था। और कब? 1659 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि ऐसा मुगल शासक जिसने दूसरी बार यानी कि 2 बार राज्याभिषेक कराया तो वो कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ पर कराया? वो कराया था दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? शाहजहां के महल में। उसके बाद औरंगजेब के एक गुरु थे जिनको आपको याद रखना है, नाम था मीर मोहम्मद हकीम। तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। ऑप्शन में जैसे ही आपको मीर मोहम्मद हकीम दिखे वहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि शाहजहां कौन थे? औरंगजेब के पिता। तो यहाँ पर पिता का नाम आ जाता है। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। और उनकी माता कौन थी? मुमताज़ महल। ठीक है, जिनकी कब्र पर शाहजहां ने क्या बनवाया था? आगरा में ताजमहल बनवाया था। इसके बाद मुगल इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला नाम कौन सा है? तो औरंगजेब का नाम मुगल शासन काल में सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। यानी कि मुगल इतिहास में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला नाम जो है वो किसका है? औरंगजेब का है। और याद रखिएगा कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो एक ही है जो पूरे मुगल इतिहास में अपना नाम जिंदा पीर के नाम से विख्यात है। कौन है? औरंगजेब। तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो ये आपको याद रखना है, ये सुन्नी धर्म को मानता था, जो कि इस्लाम धर्म होता है। यानी कि इस्लाम धर्म में सुन्नी धर्म जो होता है तो औरंगजेब उस धर्म को मानता था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो औरंगजेब ने जब शिवाजी को कैद किया वो
स्थान कहाँ पर रखा गया? जयपुर भवन में, यानी कि जयपुर में इसने जो है शिवाजी को कैद करके रखा। और याद रखिएगा कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह। ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आएगा कि सिखों के 9वें गुरु का नाम बताइए। गुरु तेग बहादुर सिंह। और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ पर रखा था? जयपुर भवन में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब, देखिए, अब जो सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम तेग बहादुर सिंह था, उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो उनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। किसकी? तेग बहादुर सिंह की। और क्यों करवाई थी? उसका एक कारण था, क्योंकि इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। गुरु तेग बहादुर सिंह को इन्होंने कैद किया और कैद करने के बाद इनसे जबरन जो है इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन तेग बहादुर सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया और इसके चलते औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दे दिया। लेकिन कब दिया था? 1675 ईस्वी में। और कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इसके बाद औरंगजेब ने एक काम और किया था कि जो जजिया कर होता है, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था, तो वहाँ पर जजिया कर उसने फिर से लागू कर दिया। तो औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में जजिया कर औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया। और औरंगजेब ने जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दिया था। और ये जो हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, ये किस वर्ष दिया? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया। और जो मंदिर उस समय पर तोड़े गए उसमें सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर, ये तीनों मंदिर विख्यात हैं। यानी औरंगजेब ने जब जजिया कर चालू किया, जजिया कर चालू करने के बाद उसने क्या किया कि जो भी शाहजहां ने, देखिए शाहजहां ने जजिया कर को समाप्त किया था और उसके बाद औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से चालू कर दिया। ठीक है, उससे पहले औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था 1665 में। और मंदिर कौन कौन से तोड़े गए? सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर। ठीक है, मंदिरों को तोड़ने के बाद उसने जो है जजिया कर पुनः लागू कर दिया, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था, जो कि मूर्ति पूजक होते थे। उसके बाद क्या किया? जजिया कर लगाने के बाद औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मतलब बीजापुर को जीत करके मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। और शामिल करने के बाद 86 से 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को भी इसने जो है मुगल साम्राज्य को मिला लिया। यानी कि ये जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। जजिया कर के बाद जो है बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया और उसके बाद गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। क्वेश्चन कैसे बनता है कि बीजापुर को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने किस वर्ष मिलाया था? 1686 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि गोलकुंडा को जीतने वाला मुगल सम्राट कौन था, यानी कि मुगल बादशाह कौन था? तो वो था औरंगजेब। और कब उसने मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया? वो मिलाया था 1697 ईस्वी में। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे मालूम किए जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि औरंगजेब ने किसे अपने शासन का आधार माना था, यानी कि वो जो अपना शासन करता था वो किसके आधार पर करता था, किसके नियमों के आधार पर अपना शासन चलाता था। तो औरंगजेब ने अपना शासन का आधार जो है वो माना था कुरान को, यानी कि कुरान को ही वो अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा महत्व देता था और उसी के नियमों पर वह चलता था। उसके बाद भरतपुर राजवंश की स्थापना कब की गई? तो जब औरंगजेब का शासनकाल पूरी तरीके से चल रहा था उसमें ही भरत वंश यानी कि भरतपुर राजवंश की स्थापना की गई थी। लेकिन उस समय पर भरतपुर राजवंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो नाम था चूड़ामन। चूड़ामन के द्वारा जो है भरतपुर राजवंश की स्थापना की गई थी। और चूड़ामन एक जाट के नेता थे, यानी कि जाट समूह था, उनके एक नेता चूड़ामन थे जिन्होंने भरतपुर वंश की स्थापना की। और यहीं से जो है औरंगजेब का जो शासनकाल था उसका पतन चालू
हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बारे में बात करें तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। उसके बाद क्या हुआ कि किस मुगल शासक के शासनकाल में, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन जाता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो ऐसा औरंगजेब ही था जिसने अपने शासनकाल में अपनी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापतियों को शामिल किया था। तो ये थे आपके औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हमने यहाँ पर देखा। एक नज़र डालते हैं मुगल शासन जो व्यवस्था थी कि कौन क्या कहलाता था। तो मुगल काल में जो भी मंत्री परिषद थे उनको क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद को क्या कहते थे? उनको कहा जाता था विराजत। क्या कहते थे? विराजत। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुगल शासनकाल में, मुगल काल में विराजत किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? मंत्री परिषद को। अब एक क्वेश्चन बनता है कि दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा एक डाक चौकी मुगल शासनकाल में क्या थी? तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसको दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। यानी कि जो भी गुप्त सूचनाएं होती थी वो उनको देता था। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी और छोटी छोटी बस्तियों को मुगल शासन व्यवस्था, मुगल शासन काल में क्या कहते थे? उसको कहते थे नागला। नागला जो है किसको कहा जाता था? क्वेश्चन कैसे बनता है कि मुगल शासन काल में या फिर मुगल काल में नागला किसको कहा जाता था? तो जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उनको नागला कहा जाता था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने कैसे बनेगा कि चकला नाम की एक नई इकाई किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? चकला नाम की एक नई इकाई यानी कि ग्रामीण व्यवस्था जो थी उसको किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में चकला नाम की एक नई इकाई शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अब देखिए जो चकला है वो क्या थी? सरकार और परगना के मध्य की इकाई को चकला कहा जाता था। तो मुगल शासनकाल में चकला किसको कहा जाता था? सरकार और परगना के मध्य की इकाई मुगल शासनकाल में चकला कहलाती थी। इसके बाद कि आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन करवाया था औरंगजेब ने। इसको आप याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सामने बन जाएगा कि सबसे बड़ा सोने का सिक्का मुगल काल में क्या था? तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो मुगल काल में था उसको क्या कहा जाता था? ससंब कहा जाता था। संसब यानी कि जो भी बड़ा सिक्का होता था, सबसे बड़ा सोने का सिक्का मुगल काल में संसब कहलाता था। सोने का सबसे प्रचलित सिक्के को क्या कहा जाता था? यानी क्वेश्चन बनेगा कि मुगल शासनकाल में सबसे बड़े सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन का आंसर है ससंब। सोने का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो याद रखिएगा इलाही। इलाही नाम का जो सोने का सिक्का था वो मुगल काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। लास्ट क्वेश्चन बनता है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? जैसे हम देखें कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल का आधार क्या रखा? कुरान को रखा। इसी तरीके से मुगल काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? एक चांदी का रुपया। यानी कि चांदी के रुपये को वो अपना जो है आधार मानते थे। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मराठों का उत्कर्ष, यानी कि मराठों का उदय कहाँ और कैसे हुआ, इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक को सबसे पहले आपको याद रखना होगा। तो उनका नाम क्या था? शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं, मराठा साम्राज्य के फाउंडर कहलाते हैं। इनका जन्म आपको याद रखना होगा क्योंकि जन्म से इनके जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। स्थान है सिवनेर दुर्ग, जिसको जुन्नार के समीप माना जाता है। ठीक है, तो जुन्नार के समीप एक स्थान है जिसका नाम है सिवनेर दुर्ग। उस जगह पर
6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और जो मराठा के उत्कर्ष में मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी कि फाउंडर माने जाते हैं। अब देखिएगा कि शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था शाहजी भोंसले। ठीक है, शाहजी भोंसले उनका नाम था और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो इन चारों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, शिवाजी। जन्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। स्थान कौन सा था, शिवनेर दुर्ग, जो कि जुन्नार के पास स्थित है। इसके बाद शिवाजी के गुरु कौन थे, तो गुरु को इनके पूछा जाता है जिनका नाम था कोंडदेव। ठीक है, तो शिवाजी के गुरु का नाम बताइएगा, कोंडदेव था। और शिवाजी का विवाह जो है वो किससे हुआ था, तो साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर से इनका विवाह हुआ था 1640 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। इन क्वेश्चन को इस तरीके से याद रखिएगा कि जैसे आप एक थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। जैसे शिवाजी के गुरु कौन है, कोंडदेव। ठीक है, शिवाजी का विवाह यानी कि शिवाजी की पत्नी कौन थी, साईबाई निम्बालकर। और शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था, यानी कि सर्वप्रथम किस किले को जीतकर अपने अधिकार में किया था, तो वो था तोरण नामक पहाड़ी किले पर, एक जिला जो कि बीजापुर में पड़ता है। ठीक है, तो शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को जीता था, तो उस किले का नाम था तोरण, जो कि एक पहाड़ी किले में था। इसका जो है स्थान कहाँ पर है, बीजापुर, यानी कि बीजापुर में एक पहाड़ी है और पहाड़ी है कौन सी, तोरण नामक पहाड़ी। उसमें एक किला था जिसको शिवाजी ने सर्वप्रथम जो है अपने अधिकार में जीत करके किया था। और ये कब जीता, ये जीता था, आप याद रखिएगा, 1644 ईस्वी में। 1644 ईस्वी में उन्होंने इस किले को जीतकर अपने अंडर में कर लिया। शिवाजी ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ को। और ये राजधानी कब बनाई, 1656 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी जो है रायगढ़ को बनाई थी। इसके बाद बीजापुर का एक सुल्तान था जिसने शिवाजी को पराजित करने के लिए अपने एक सेनापति को भेजा था। तो जब उसने अपने एक सेनापति को भेजा तो उसी का नाम आपसे पूछा जाता है कि बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किस सेनापति को भेजा था। उसका नाम था अफजल खान। क्या नाम था, अफजल खान। और ये घटना कब हुई, जब बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। ये घटना हुई 1656 ईस्वी में, जब उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई थी। और उसी दौरान शिवाजी क्या करते हैं, जो बीजापुर का सुल्तान है उसके सेनापति जो उनको मारने के लिए, उनको पराजित करने के लिए आता है, तो अफजल खां को वहीं पर मार देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि पुरंदर की संधि का जिक्र आता है। तो पुरंदर की संधि कब और किस किस के बीच संपन्न हुई थी। तो पुरंदर की संधि का जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये संधि हुई थी महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो पुरंदर की संधि किसके बीच हुई, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। पूछा जाए कि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। दूसरा, पन्हाल दुर्ग को बीजापुर से शिवाजी ने कब जीता था। तो पन्हाल दुर्ग को जीता था 1672 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1672 ईस्वी। उसके बाद शिवाजी की मृत्यु को आपको याद रखना है। तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी। जन्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। ये दोनों समय आपको याद होने चाहिए। इसके बाद शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहते थे,
अष्टप्रधान कहते थे। और ये जो अष्टप्रधान था, इसमें सबसे सम्मानित पद, सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो ये पद था पेशवा का पद। यानी कि जो पेशवा होते थे वो शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे ऊंचे पद पर होते थे, जो कि इनका मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था। यानी कि 8 लोग होते थे, उन 8 में सबसे ऊपर जो पद होता था वो पेशवा का पद होता था। उसके बाद छत्रपति की उपाधि किसकी है? तो शिवाजी की उपाधि ही छत्रपति है, इसको आप याद रखेगा। और शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 16 ऐसे प्रांत थे जिसमें शिवाजी का राज्य जो है, यानी कि शिवाजी जिस पर शासन करते थे, वो 16 राज्यों में 16 प्रांतों में बटा हुआ था। इसके बाद जैसे यहाँ पर औरंगजेब जो मुग़ल काल में सबसे छोटी प्रशासन इकाई थी ग्राम, उसी तरीके से शिवाजी के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी गोजा। ठीक है, जैसे मुग़ल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसी तरीके से शिवाजी शासनकाल में सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी प्रशासन की गोजा को। ठीक है, कौन सी थी? गोजा। मराठों के जिलों को क्या कहा जाता था? तो मराठों के जो जिले होते थे उनको कहा जाता था तरफ। क्या कहा जाता था? तरफ कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है, मराठों के जो केंद्रीय सचिवालय होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो मराठों के जो केंद्रीय सचिवालय होते थे उनको हुजूर दफ्तर कहते थे। क्या कहते थे? हुजूर दफ्तर। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? सबसे पहला, छत्रपति उपाधि किसकी है? शिवाजी की। शिवाजी का जो राज्य था वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 16 प्रांतों में। प्रशासन की इकाई शिवाजी काल में क्या कहलाती थी? गोजा कहलाती थी। और मराठों के जिलों को क्या कहते थे? तरफ कहते थे। मराठों के जो केंद्रीय सचिवालय होते थे उनको हुजूर दफ्तर कहते थे, ये आपको याद रखना होगा। और मुगल काल में सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता था? यानी कि वहाँ पर एक बंदरगाह था जिसको कहा जाता था मक्का द्वार। क्या कहते थे? मक्का द्वार कहते थे। उसके बाद शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कि मराठी भाषा को ही राज्य भाषा घोषित कर दिया गया था जब शिवाजी का शिवाजी का शासनकाल उस टाइम पर चल रहा था। उसके बाद हमने बात की थी शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की। उसमें कौन कौन से पद होते थे? तो सबसे ऊंचा पद होता था प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री कौन होते थे? पेशवा। तो हमने बताया था कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में, यानी कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। और उन अष्टप्रधान में सबसे सम्मानित पद किसका होता था? पेशवा का होता था, जो कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान होते थे। और प्रधानमंत्री का क्या काम होता था? जो कि राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा का काम होता था। एक पद होता था सरी-ए-नौबत। सरी-ए-नौबत पद होता था सेनापति का। और सेनापति कौन होता है? ये सेना में जो प्रधान होता है, सेना में जो मुख्य पद होता है वो होता है सेनापति का। तो उस समय उसको कहा जाता था सरी-ए-नौबत। तीसरा पद होता था अमात्य का। अमात्य मतलब क्या है? राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री का काम क्या होता है? राजस्व मंत्री यानी कि अमात्य वो होता था जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था, ये होता था अमात्य। चौथा पद होता था वाक्यान्वीस। वाक्यान्वीस का काम होता था सूचना गुप्तचर विभागों का अध्यक्ष। यानी कि सूचना और गुप्तचर, यानी कि जो गुप्तचर होते थे वो सूचना लाते थे, उसका अध्यक्ष होता था वाक्यान्वीस। यानी कि जितने भी सूचनाएं मिलती थी वो सभी वाक्यान्वीस को ही मिलती थी। उसके बाद पांचवा पद होता था चिटनिस। चिटनिस जो पद है वो क्या काम करता था? राज्य के पत्रों को पढ़ना और उसकी भाषा शैली को समझना उनका काम होता था चिटनिस का। इसमें छठा पद होता था सुमंत का। तो सुमंत पद में ये क्या काम करते थे कि विदेशी मंत्री, यानी कि अपने राज्य से बाहर जो है मंत्री के रूप में ये होते थे। उसके बाद पंडित राव।
सातवां पद होता था पंडित राव, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे, उनको पंडित राव बोला जाता था। और आठवां पद जो होता था वो होता था न्यायाधीश का, और न्यायाधीश का काम क्या होता था, न्याय विभाग का प्रधान, यानी कि जो भी न्याय व्यवस्था थी उसका प्रधान होता था न्यायाधीश, जो कि अष्ट प्रधान में आठवां पद होता था। इसके बाद शिवाजी की जो सेना थी वो किस प्रकार की थी, तो शिवाजी की सेना में पहला भाग होता था पागा सेना। पागा सेना का मतलब है घुड़सवार सैनिक जो नियमित रूप से होते थे। इसके बाद सिलहदार। सिलहदार कौन होते थे, अस्थायी घुड़सवार सैनिक, यानी कि जो डेली वेज घुड़सवार पर सैनिकों के तरह नहीं रहते थे, उनको सिलहदार कहा जाता था। तीसरे तरह की सेना होती थी पैदल सेना, यानी कि जो पैदल युद्ध करती थी उसको पैदल सेना कहा जाता था। तो ये तीन तरह की, यानी कि तीन टाइप में शिवाजी की सेना जो है वो बटी हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत हुए, जो कि क्वेश्चन के रूप में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको भी रखेंगे। पहले हैं ज्ञानदेव। ज्ञानदेव बोलें या फिर ज्ञानेश्वर बोलें, इनको जो है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1271 से 1296 ईस्वी। तो याद क्या रखना है ज्ञानदेव के बारे में, कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, नाम याद रखिए ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक कौन है, ज्ञानदेव। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका लिखने वाले कौन है, ज्ञानदेव। और जिसे ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता है वो कौन है, ज्ञानदेव। तो यहाँ से ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जो कि आपके हर एग्जाम में कई बार मिल जाते हैं। दूसरा है नामदेव। तो नामदेव जो संत थे उनका टाइम पीरियड रहा 1270 से 1350 ईस्वी तक। नाम को आपको याद हो गया होगा नामदेव। और इनके साथ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं कि वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी नामदेव ने। वरकरी संप्रदाय के लोग विट्ठल की उपासना करते थे, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, या वरकरी संप्रदाय के संस्थापक या फिर फाउंडर कौन है, तो वो है नामदेव। और वरकरी संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे, विट्ठल की उपासना करते थे। लेकिन विट्ठल जो शब्द है ये किसको संबोधित करता था, तो ये संबोधित करता था विष्णु के रूप को। तो इसलिए जो है नामदेव ने इस संप्रदाय की स्थापना की और ये इसके उपासक बने। इसके बाद आता है संत एकनाथ। एकनाथ संत का जो टाइम पीरियड है वो है 1533 से 1599 ईस्वी तक, जिसने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका किसने लिखा, ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव ने। और रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखा, वो लिखा था एकनाथ ने। ये बस एक ही क्वेश्चन इससे यहाँ पर आ जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट में एक संत थे तुकाराम। तुकाराम जो है उनका टाइम पीरियड है 1598 से 1650 ईस्वी तक। इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि तुकाराम ने भक्ति परक कविताएं लिखी थी। तो याद रखिएगा कि भक्ति परक कविता किसने लिखी, तुकाराम ने। और जो ये कविता लिखी हुई थी इन कविताओं को अभंग कहा जाता था। तो तुकाराम द्वारा लिखित भक्ति परक कविता को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था अभंग। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट में लास्ट आते हैं रामदास। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1608 से 1681 ईस्वी तक चला। इनसे क्वेश्चन कैसा बनता है कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन थे, तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे रामदास। और रामदास जब संत होने के साथ साथ एक कवि भी थे, तो इन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी जिनमें उपदेशों का संकलन जो है 10 बोध कहा गया है। यानी कि इन्होंने जो अपनी रचना लिखी थी और उपदेश दिए थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया, और उस एक जगह इकट्ठा यानी कि संकलन को क्या कहा गया, 10 बोध कहा गया था। तो ये आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर रखे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी
नहीं आते। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर हमने कंप्लीट मध्यकालीन भारत को देख लिया, प्राचीन भारत को हमने कंप्लीट किया, उसके बाद मध्यकालीन भारत को एक एक करके हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के साथ।